रात के 10 बज रहे थे। रेवती जी अपने बेटे आलोक के कमरे में पानी का जग रख कर अपने कमरे में आ गई थी। आलोक को भी सुबह जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए वह आलोक को जल्दी सो गया। लेकिन रेवती जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अपनी माँ के अपने अंदर उठ रहे उथल पुथल को शांत करने के लिए उन्होंने अपनी डायरी उठा ली। यह डायरी उनके जीवन की हर सुख और दुख का साक्षी थी। यह बातें जिन्हें वह किसी को नहीं कह पाती, उस डायरी के दिल में उतार देती और अपना मन हल्का कर लेती थी। डायरी भी बिना कुछ कहे उनके दर्द को अपने सीने में दफन कर लेती थी। इसलिए उन्होंने टेबल लैंप की रोशनी से डायरी को में अपने मन की बातें लिखने लगे। न जाने कब उनकी आंखों से आंसुओं की धार निकलकर डायरी के पन्नों को भी होने लगी थी। उन्होंने अपना चश्मा निकाला और अपनी आंखों को साफ किया और डायरी बंद करने के बाद उन्होंने टेबल पर कांच की पारदर्शी गिलास को उठाकर 2 घूंट पानी पिया और सोचने लगी, यदि दिल भी पारदर्शी होता तो कोई भी इस दिल को झांक कर देख लेता कि उसके दिल पर इस नियत कितने जख्म दिए हैं। अपने बेटे और दुनिया के लिए वो मुस्कुरा कर आवरण तो सजा रही है, लेकिन उसके पीछे का दर्द कोई महसूस नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद लाइट ऑफ करके थकान और मानसिक तनाव के मारे उसका बदन टूटकर चूर हो रहा था। लेकिन फिर भी आज कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण व्याकुलता के मारे उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर लेटे हुए अतीत की यादों में खो गई। रेवती की बचपन से ही बहुत ही चंचल कुशाग्र बुद्धि की थी। उनकी सावली रंग के बावजूद उनके पीछे उनके तीखे नए नक्श उनके व्यक्तित्व को आकर्षण बनाते थे। पढ़ाई लिखाई में तेज होने के साथ साथ उन्हें कविताएं लिखने का भी शौक था। जो वह बड़ी होती गई उनका व्यक्तित्व और भी निखरता गया। बल्कि उनके माता पिता उन्हें हमेशा आगे बढ़ने का प्रोत्साहन किया करते थे। उनके पड़ोस में ही बिरजेश रहता था। बिरजेश रेवती से 4 साल बड़ा था। पढ़ाई लिखाई में वह किसी से कम नहीं था। वह हमेशा अपनी छत पर बैठकर अकेले में ही पढ़ाई किया करता था। रेवती को पता नहीं क्यों बिरजेश की नज़रों में एक आकर्षण सा महसूस होता था, लेकिन फिर झटक वह अपने काम में लग जाती थी। लेकिन रेवती ने बिरजेश के किशोर मन को कब छू लिया किसी को पता ही नहीं चला। एक बार रेवती को बुखार हुआ था। वो बुखार से तप रही थी। उसके पिता ऑफिस चले गए थे। उसकी माँ छोटे भाई को स्कूल पहुंचाने जाना था क्योंकि उसकी परीक्षाएं चल रही थी। लेकिन इसी तरह उसे अकेले छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। फिर रेवती ने कहा, माँ तुम चली जाओ, थोड़ी देर की ही तो बात है, मैं अकेले घर पर बिल्कुल अकेले रह लूँगी। तभी बिरजेश घर पे आया और रेवती की माँ को आवाज़ लगाते हुए कहा लगा, चाची चाची मेरी माँ आपको किसी काम से बुला रही है। कहा तो आप, रेवती कमज़ोर स्वर में बोली, माँ घर पे नहीं है, वो आएगी तो मैं बता दूंगी। बिरजेश की ने कमज़ोर सी आवाज़ सुनी तो उसके कमरे के बाहर झाँक कर देखने लगा। बिरजेश उसकी यह दशा देखकर कह उठा। उसके कदम खुद ही उसके बिस्तर तक ले गए। उसे व्याकुल होकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बुखार हो गया है। बिरजेश ने उसके माथे को छूकर देखा तो उसका माथा एकदम गर्म तावे के समान तप रहा था। बिरजेश तो घबरा गया। वह जल्दी से उसके माथे पर गीली पट्टियां रखने लगा। रेवती की आंखों में सुकून न जाने उसके जीवन में ऐसा जादू था कि उसकी पीड़ा तो कम हो ही रही थी, उसके साथ ही उसके हृदय में आनंद भी लहरें उठ रही थी। थोड़ी ही देर में उसका बुखार उतर गया। उसने बिरजेश की आंखों में झांक कर देखा। उसने पूरी आंखों की गहराई में उसे प्रेम का समंदर लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। शर्म के मारे उसने कपूर मुख अंगारों की दहक उठे और न जाने क्या सोचकर बिरजेश के ओठों पर एक सिंह मुस्कान की लकीर खिंच गई। उसी दिन के बाद से दोनों और बिरजेश की दुनिया ही बदल गई। चोरी चुपके एक दूसरे को देखना और मन ही मन प्रेम की भावों को महसूस कर आनंदित होना दोनों का काम हो गया था। इसकी यह आग दोनों तरफ लग चुकी थी, लेकिन प्रेम का इजहार होना अभी बाकी था। आखिरकार एक दिन बिरजेश ने हिम्मत करके रेवती के सामने अपने प्रेम का इजहार कर दिया और रेवती ने तो मानो जैसे जन्मों से इस पल का इंतजार कर रही थी। उसने भी लाज के मारे सर
झुका दिए और सहमति में सिर हिला दिया था। और तब ये दोनों के दिल एक हो गए। वक्त बीत गया, दोनों अपनी पढ़ाई पर भरपूर ध्यान लगा रहे थे ताकि अपने भविष्य को सुखद बना सके। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि भविष्य उनके लिए क्या सोच रखा है। पढ़ाई खत्म होते ही ब्रिजेश शहर में नौकरी करने चला गया था ताकि अपने पैरों पर खड़ा होकर वह रेवती का हाथ मांगने लायक हो सके। लेकिन इधर रेवती के पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। आखिरकार रेवती हिम्मत करके अपने मम्मी पापा से अपने प्यार के बारे में बता दिया। लेकिन उसके पापा ब्रिजेश ने उसकी शादी करवाने के लिए नहीं माने। उन्हें डर था कि बात कहीं ज़्यादा न बिगड़ जाए, इसलिए उन्होंने वह शहर छोड़कर अपना ट्रांसफ़र दूसरी जगह करवा लिया। ब्रिजेश कोई ऐसा पता चला तो रेवती का पता ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच गया और उसने रेवती के पापा को मनाने की बहुत कोशिश की। रेवती भी लाख मनाई लेकिन उसके प्यार से जुदा न किया जाए। लेकिन खानदान की इज्जत के नाम पर उन दोनों को मासूमों को प्यार की बलि चढ़ा दी गई। ब्रिजेश जिंदगी से निराश होकर वापस चला गया और रेवती की एक अमीर खानदान में शादी हो गई। शादी की पहली रात को ही पता चला कि रेवती का पति शराबी इंसान है। वह पत्नी की भावनाओं का सम्मान करना, ना ही पत्नी की इज्जत करता। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, वह तो उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। बस हर रात को अपने पति होने का अधिकार जताकर वह मुंह फेर कर सो जाता था। एक तो ब्रिजेश की जुदाई, ऊपर से उसके पति का ऐसा मिलना रेवती की जिंदगी नरक बन चुकी थी। इतना काफी नहीं था, शादी के 6 महीने बाद ही किडनी खराब होने की वजह से रेवती के पति की मृत्यु हो गई। तब ससुराल वालों ने रेवती को मनहूस कहकर उसे घर से निकाल दिया। वह मायके चली गई। मायके आने के बाद पता चला कि वह माँ बनने वाली है। फिर आलोक का जन्म हुआ और रेवती जीवन की पूरी दूरी आलोक से बनकर ही रह गया। उसके बाद रेवती के माता पिता ने उसकी दूसरी शादी करवाने की कोशिश की, लेकिन रेवती ने फिर से शादी करने से इनकार कर दिया। जब उसके छोटे भाई की शादी हुई और उसके बाद रेवती अपनी भाभी की आंखों में चुभने लगी, तब रेवती वह शहर छोड़कर दूसरे शहर में जॉब करते लगी, अपने बेटे के साथ रहने लगी। साल बीत गए, रेवती के माता पिता का भी स्वर्गवास हो चुका था। आलोक भी अब ऑफिस जाने लगा था। रेवती जी को लगता था कि आलोक को एक योग्य इंसान बनाकर उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया है। लेकिन आज आलोक उन्हें अपनी सहकर्मी अंजलि के शादी में लेकर गया था और वहां उसका हाथ अपनी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे वह चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे थे। अतीत की यादों में डूबते उतरते रेवती जी की आंख कब लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। सुबह 6 बजे अलार्म की आवाज़ सुनकर उनकी नींद टूटी। वह रसोई में गई, उन्हें आलोक के लिए नाश्ता और टिफिन बना दिया। आज उनका मन बहुत उदास था, इसलिए आलोक के ऑफिस जाने के बाद वह नहा धोकर मंदिर चली गई। बैठकर उन्हें थोड़ा सुकून मिल ही रहा था कि अचानक उनकी नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी। उनका अतीत एक बार फिर से उनके सामने था। ब्रिजेश को देखते ही उनका मन अजीब सा होने लगा। वह खुद को ब्रिजेश का अपराधी समझती थी, क्योंकि उस समय अपने प्यार का साथ नहीं दे पाई और प्यार का वादा नहीं निभा पाई। गिलानी के मारे उसकी नज़र झुक गई। कल शादी में उन्होंने जब से ब्रिजेश को देखा था, तब से उनके भीतर एक अजीब सा तूफान मच रहा था। उन्हें पता नहीं था कि जीवन के इस मोड़ पर ब्रिजेश जी इस तरह उसके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ब्रिजेश जी भी रेवती जी को देखकर बेचैन हो गए थे। शादी में उन्हें इतना तो पता चल गया था कि वो आलोक की माँ है और उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है। ब्रिजेश जी के मन में इच्छा तो थी कि वो दोबारा रेवती जी से मिले और उनके बारे में कुछ और जानकारी हासिल करे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज इस तरह मंदिर में उनसे मुलाकात हो जाएगी। इस मौके को वह गंवाना नहीं चाहते थे। बरेली जी आए और कहने लगे, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अब बात करने को क्या है, यह बात करने को बचा ही क्या है। रेवती जी का दर्द उनकी आंखों से उतर आया तो ब्रिजेश जी को ऐसा लगा जैसे उनके दिल में तीर चुका था।
जिनके ओठों पर हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहते थे, वो आज वहाँ दर्द और विषाद की रेखाएं देखकर उनका दिल तड़प उठा। उनकी आंखें नम हो गई और उन्हें भरे ग्लानि से कहा, मुझे कोई अधिकार तो नहीं, लेकिन 2 घड़ी तुमसे बातें करना चाहता हूँ। रेवती जी तड़प उठी। जिस इंसान के साथ उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारने के सपने सजाए थे, वो उनके पास कुछ पल मांगने के लिए भीख याचक की तरह खड़े हैं। वो चुपचाप उठकर ब्रजेश जी के साथ चल पड़ी। ब्रजेश जी और रेवती जी सामने एक पार्क की बेंच पर बैठे हुए थे और काफ़ी देर तक दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। फिर जब बातों का सिलसिला चढ़ पड़ा तो दोनों एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात खोलकर रखी। जब ब्रजेश जी को पता चला कि व्यक्ति जी इतने सालों से अकेलेपन को झेल रही थी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। जब रेवती जी ने ब्रजेश जी से उनके परिवार के बारे में पूछा तो ब्रजेश जी ने पीके से हंसते कहा, जिसे जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था वो तो मिली ही नहीं, तो फिर मेरा परिवार आगे कैसे बढ़ता। रेवती जी चौंक कर ब्रजेश जी की आंखों में देखा तो ब्रजेश जी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, रेवती तुम्हारी तो मजबूरी थी, लेकिन मैं शादी नहीं की। रेवती ने फुट फुट कर रोना चाहती थी, लेकिन वो ब्रजेश जी के सामने कमजोर करना नहीं चाहती थी। उनका मन बहुत उदास हो गया। वह गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, शायद यही हमारी किस्मत थी। उस दिन के बाद वह दोनों कभी कभार मंदिर में मिल जाया करते थे, एक दूसरे को फ़ोन नंबर भी लिए थे और कभी कभी बातचीत भी हो जाया करती थी। रेवती जी की डायरी के पन्नों में एक नया अध्याय शुरू हो गया था। उनके जीवन के हर सुख दुख और हर बदलाव की जानकारी आखिर उस डायरी को ही तो थी। एक बार सप्ताह में ब्रजेश जी मंदिर नहीं आए तो रेवती जी को थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने फ़ोन लगाया तो पता चला उनकी तबीयत खराब है। रेवती जी को पता नहीं क्या हुआ, वो ब्रजेश जी से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए। जिस तरह सालों पहले ब्रजेश जी ने रेवती जी के माथे पर गीली पट्टी की थी, आज उन्होंने भी उन्हीं बुखार से तपते हुए देखा तो अपने आप को उनकी सेवा में लग गई। दोनों के बीच एक अनकहा प्रेम आज भी था, लेकिन लोक लाज के डर से समाज के नियम उन्हें अपने दिल की बात जुआ पे लाने से रोक रहे थे। जब रेवती जी कहाँ वापस आने लगी तो ब्रजेश जी की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कमजोर पलों को उन्हें रेवती जी को रोकते हुए कांपते स्वर में कहा, सुनो रेवती, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज उनकी हालत वैसे तो ही थी जैसे आज से सालों पहले प्रेम का इजहार करते हुए थे। रेवती जी ने कत नेत्रों से उनकी ओर देखा तो ब्रजेश जी ने जागते हुए धीरे स्वर में कहा, अरे सारी जिंदगी तो हमने ऐसे ही गुजार दी, तो क्या बुढ़ापे में हम एक दूसरे का साथ नहीं निभा सकते? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बाकी की बची जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ब्रजेश जी ने हिम्मत करके एक झटके में ही अपनी बात कह दी। अगर किसी का मन पिघलने लगा, लेकिन उन्हें खुद पर नियंत्रण किया और खुद को फटकारते हुए सोचने लगे, यह क्या कर रही है तू अब कोई 17 वर्षीय लड़की नहीं, अब तू बुढ़ी हो गई है। अपने मन को संभाल। वह बिना कोई उत्तर दिए चीर चोर की तरह निकल पड़ी और ब्रजेश जी की आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर उनके तकिए पे गिर पड़ा। वह कल भी खाली थे और आज भी खाली हाथ रह गए। उस दिन के बाद रेवती जी ने अपने मन को नियंत्रण करने के लिए मंदिर जाना भी बंद कर दिया और ब्रजेश जी का फ़ोन भी नहीं उठाते। इस चक्कर में वो बहुत ही उदास और बदली रहने लगे। अपनी माँ को इतना थका हुआ और मुरझाया हुआ आलोक ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दिनों उनकी माँ का चेहरा इतना क्यों मुरझा गया है। बीच में तो बहुत प्रसन्न आने लगी थी और तरोताज़ा दिखती थी, लेकिन अब एकदम से बिखरी हुई सी लगती है। आलोक को तो कुछ पता ही नहीं था। एक बार छुट्टी का दिन था, रेवती जी बाथरूम में थी और उनका फ़ोन बार बार बज रहा था। आलोक ने पहले तो नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब ज़्यादा फ़ोन आने लगे तो उसने सोचा कोई ज़रूरी कॉल तो नहीं कर रहा है। उसने फ़ोन उठा कर देखा तो एक मैसेज आया, जिसे देखकर आलोक बुरी तरह चौंक गया। मैसेज ब्रजेश जी का था। उन्होंने लिखा था, रेवती
मुझे लगता है मेरी बातों से तुम्हें बहुत चोट पहुंची है। मुझे माफ़ कर दो, मेरी भूल थी जो बुढ़ापे में मैं शादी करने की बात तुमसे किया। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करना, लेकिन एक बार मुझे बता तो दो कि तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं। यह मैसेज पढ़ते ही आलोक सन्न रह गया और उसे हाथों पर मोबाइल नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया और ब्रिजेश जी से मिलकर बात की गहराई को समझने का फैसला किया। ब्रिजेश जी से मिलने के बाद काफ़ी मनोहर करने पर उन्होंने सारी सच्चाई आलोक को बताई। आलोक माँ के इस प्यार को देखकर अचंभित रहा था। आलोक झटपट घर आया। उसने तय कर लिया था कि अपनी माँ के जीवन को बदल कर रहेगा। रेवती जी हॉल के सोफे में बैठी थी। आलोक घर पहुँचते ही माँ के पैर के पास बैठ गया। उन्हें व्याकुल होकर पूछा, तू क्यों रो रहा है? सब ठीक तो है? आलोक ने गले से कहा, नहीं माँ, आज तक सो रहा था, अब सब ठीक है। तुम कमाने लगा हूँ, हमारी हर खुशियों की सुविधा देता हूँ, तुम्हारा आराम भी ध्यान रखता हूँ। लेकिन मैं कहाँ जानता था कि तुम्हारा मन का एक कोना हमेशा खाली ही है। आज मैं विजय अंकल से मिला था। यह सुनते ही रेवती जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उन्होंने कमेश्वर से कहा, बेटा तू मुझे गलत मत समझना। वह तो बस आलोक ने कहा, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है माँ। विजय अंकल ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। माँ, तुम उनसे दूर क्यों भाग रही हो? जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती और तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है तो तुम विजय अंकल को अपना जीवन साथी बना लेना चाहिए। माँ, ये ईश्वर का फैसला है और इस फैसले को इस तरह मुंह मत मोड़ो। रेवती जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भरे गले से कहा, बेटा इस उम्र में मैं शादी करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं बेटा, पति की मृत्यु के बाद बहुत कठिन तप करके तेरी परवरिश की है। एक विधवा होकर मैं इस उम्र में ये सब करके पाप का भागीदारी नहीं बन सकती हूँ। उन्होंने ये जागते हुए कहा कि आलोक ने माँ की तरफ करुण नेत्रों से देखते हुए कहा, मनोहर किया, माँ प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करिए। यह पाप पुण्य के नियम हमने ही तो बनाए हैं। न किसी के जीवन के जन्म मुस्कुराते देना पाप होता है। बुढ़ापे में जीवन साथी की अहमियत ज़्यादा पता चलती है। और ब्रिजेश अंकल तो वैसे भी आपको खुश देखना चाहते हैं। माँ, आप पहले भी एक बार समाज के लोगों के लिए अपने प्रेम की कुर्बानी दे चुके हैं, लेकिन आज नहीं माँ, अब वक्त बदल गया है। माँ, आप बस खुद को समझा लीजिए कि आप सही हैं। बस बेटे की बात सुनकर इस आंखों से आंसू आ गए थे। वो सारा बीता हुआ कल चलचित्र की भांति उसको आंखों के सामने घूमने लगा था। किस प्रकार माता पिता के इज्जत के लिए उन्होंने अपने प्यार को छोड़ दिया, फिर पति के लिए घर, अपना घर जिसे वह बचपन में रहती थी, और उसके बाद तो बस उसकी जिंदगी कांटों की सेज बनकर रह गई थी। आखिरकार 6 महीने बाद उसके पति की मृत्यु होगी। ससुराल ने उन्हें घर से निकाल दिया। मायके में उन्हें पता चला कि वह गर्भवती है तो मायके में भी उनके बेटे का जन्म हुआ और तब से उनके पीछे मुंह मारकर भी नहीं देखा। शादी तो वो उनका विश्वास उठ गया था, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चे का पालन पोषण में लगाने का निर्णय ले लिया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जीवन के इस मोड़ पर उनका अतीत उनके सामने युवा कर खड़ा हो जाएगा। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ब्रिजेश के हाथ थामकर अपने भविष्य को खुशनुमा बनाए या फिर बाकी के जीवन बस यूं ही गुजार दे। उन्हें हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह जीवन संध्या को इतना बड़ा कदम उठाकर ब्रिजेश जी से शादी करे। लेकिन आलोक ने उनकी तपस्या को बहुत करीब से देखा था। वह माँ के हर आंसू और अकेलेपन से भली भांति परिचित था, इसलिए उन्होंने किसी तरह समझा बुझाकर माँ की शादी के लिए तैयार कर लिया और जल्दी से रेवती जी और ब्रिजेश जी को एक छोटे से मंदिर में सीधे साधे से संबंध कर विवाह करा दिया। जीवन संध्या में उन दोनों ने एक दूसरे के साथ निभाने का वादा किया। हालांकि जिंदगी में बहुत सारे लम्हे जीवन के इस दौर से पीछे छूट गए थे, लेकिन उन दोनों को यकीन था कि आने वाले पलों में वह दोनों अपने प्यार और अपना पत्नी की भावना से खुशनुमा बना ही लेंगे। इस तरह दो बिखरे हुए इंसान एक साथ मिलकर एक छोटा सा परिवार बन चुके थे और आलोक के प्रयासों से उनकी माँ के जीवन में भी खुशियों के कुछ रंग
भर दिए गए थे। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इस बार हमारे लिए क्या सोचा है। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, फल हमें ऊपर वाला ज़रूर देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।